हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का दरोगा के मेंस का फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, ये आपकी 31 जनवरी को हुआ है, उसका हम रिवीजन करने वाले हैं। इस वीडियो में पहला टेस्ट ही है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप आंसर अपने मन में पहले सुन सकते हैं, उसके बाद हम लास्ट में अपना स्कोर बता सकते हैं कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, और आप सेट लगा चुके हैं तो रिवीजन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, बिना समय गंवाए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, काज के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है? इनमें से गलत कथन कौन है ये चुनना है आपको। ठीक है, तो पहला कथन है, काज की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ये कथन तो सही है। दूसरा कथन है, काज एक सदिश राशि है, नहीं, ये गलत है। और तीसरा है, बल एवं विस्थापन के बीच 0 डिग्री का कोण होने पर काज न्यूनतम होगा, ये भी गलत है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी सही होगा। केवल 2 और 3 कथन जो है गलत है। ठीक है, पहला कथन सही है, बाकी दोनों कथन गलत है। यहाँ सही क्या होता है? कार्य एक अदिश राशि है दोस्तों। ठीक है, और बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा तभी काज जो है न्यूनतम होगा, याद रखना है। और काज कैसे मतलब जूल होता है, तो ये तो आप जन्म करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलना है। ठीक है, तो इसको बदलेंगे तो कितना आंसर आएगा दोस्तों बताइए? तो इसका आंसर आ जाएगा 288.5 केल्विन। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है बदलने का, होता है C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। इसी से निकाल लेते हैं जो भी निकालना हो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका रीजनिंग है दोस्तों, तो रीजनिंग आप बना लीजिएगा, इसका आंसर हम बता देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही है। ठीक है, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्न कथन पर विचार करना है और निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है? इसमें से सत्य कथन कौन सा है ये चयन करना है आपको। ठीक है, तो चलिए पहला कथन है, कानून के शासन का अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है, सही है। दूसरा है, स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है कि किसी की सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप न करे। ठीक है, 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की गठन की मांग की, ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, सभी कथन जो है सत्य है। आगे बढ़ते हैं, तो नीचे दिया है 5 नंबर कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। अभिकथन दिया है कि मौर्य प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत होते हुए भी स्थानीय स्तर पर लचीलापन रखता था, और इसका कारण दिया है कि अर्थशास्त्र में ग्राम प्रशासन को राज्य की मूल इकाई माना गया है। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, इसका आंसर क्या जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ए तो सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है आपको, दोनों सूची को मिलाते हैं। चलिए, तो पहला है खुसरो समिति, ये किससे मिलेगा बताइए? तो खुसरो समिति मिल जाएगा कृषि शाख से। ठीक है, तो तीसरा से मिल गया खुसरो समिति। उसके बाद महाजन समिति है, तो महाजन समिति चीनी उद्योग से जो जानते हैं आप लोग। फिर है कि मल्होत्रा समिति, ये भी जानते हैं बीमा क्षेत्र से संबंधित है। फिर है सरकारी आयोग, तो आप जानवे करते हैं केंद्र से राज्य संबंध से है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया दोस्तों? तो आंसर ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, और प्रमुख समिति पूछता है तो उसका स्पेशल वीडियो बना देंगे, या कुछ बोल देते हैं, सुन लीजिए। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से संबंधित है। भूडेलाल समिति मोटर वाहन करों में वृद्धि से है। और आपका सत्यन समिति वस्त्र नीति से है। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से है। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला से है। गोस्वामी समिति जो है औद्योगिक उग्रता से है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला आपका जनजाति विद्रोह और वर्ष को मिलाते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं। पहला आपका है रंपा विद्रोह, ये कब हुआ था दोस्तों? तो 1922 से 24 के बीच हुआ है, तो तीसरा से मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपका ऑप्शन बी कौन सा है? खासी विद्रोह, तो खासी विद्रोह कब हुआ है? तो दूसरा से मिल जाएगा 1829 से 33 के बीच हुआ है। ठीक है, फिर है पावना विद्रोह, तो पावना विद्रोह जो है किससे मिलेगा दोस्तों? तो आपके मिल जाएगा 1873 से 76 के बीच। और अहोम विद्रोह जो है 1828 से 33 के बीच हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, रामपा विद्रोह, इसका नेतृत्व कौन किया था? अल्लूरी सीताराम राजू किया था। ठीक है, फिर आपका खासी विद्रोह, तो इसका नेतृत्व कौन किया था? ये किया था तीरथ सिंह। खासी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह किया था। और पावना विद्रोह का नेतृत्व ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय तथा शंभूपाल, ये सभी जो किए थे। और आपका एक बच गया अहोम विद्रोह दोस्तों, तो इसका नेतृत्व कौन किया था? गोमधर कुंवर, सबको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित है? बताइए, इसमें से कौन सा युग्म जो है सही सुमिलित है? ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? चलिए देखते हैं। पहला मिलाया हुआ है हबूब मध्य, नहीं, गलत है। दूसरा है ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया, सही है। ये सब स्थानीय पवन और प्रभाव क्षेत्र से मिलाना है, तो ये सही मिलाया हुआ है। और बोरा इटली, ये भी सही मिलाया हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा
केवल युग्म 2 और 3 जो है सही है। ठीक है, हबूब जो है उत्तरी सूडान से होगा, मध्य एशिया से नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कितना नंबर होगा दोस्तों? इंग्लिश छोड़ देते हैं, हम हिंदी वाला सिर्फ देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर है। ठीक है, तो 9 नंबर देखते हैं क्या है। मैथ है दोस्तों। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करना है। तो ये तो जोड़ देना है, 13 39 हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए, इसमें से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो पहला कथन है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। हाँ, ये सही है। फिर दूसरा कथन है, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों की संख्या असमान होती है। ये भी सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोनों कथन जो है सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, वो क्या कहलाती है दोस्तों? बताइए। तो आप जन्म करते हैं, वो जो है आइसोटोप यानी कि समस्थानिक कहलाती है। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी समस्थानिक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला रीजनिंग है दोस्तों। तो ये रीजनिंग आप बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता देते हैं, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका संबंध धर्मपाल से है? तो इसमें से किसका संबंध जो है धर्मपाल से है दोस्तों? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय और आपका सोमपुर विश्वविद्यालय, दोनों का संबंध जो है धर्मपाल से है। बाकी उदंतपुर इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 1 और 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से पूछ सकता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का है, ये भागलपुर बिहार में है, और सोमपुर महाविहार ये जो है बांग्लादेश में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रीजनिंग है, तो इसके आंसर बता देते हैं। आंसर हो गया इसका नंबर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का क्रम बताइए। भारत में यूरोपीय व्यापारिक आगमन का क्रम बताना है। तो सबसे पहले पुर्तगाल आया, फिर डच आया, उसके बाद अंग्रेज आया, फिर डेनिश आया, उसके बाद लास्ट में फ्रांसीसी आया। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों? तो ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कितना नंबर होगा आपको? इसके बाद 15 तक हो गया, तो 16 नंबर देखते हैं दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील कहाँ स्थित है? बताइए। तो आप जानते करते हैं, चिल्का झील जो है महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। थोड़ा हार्ड किया हुआ है, लेकिन चिल्का झील उड़ीसा में जानते हैं, महानदी ये भी जानते हैं, ये जो है महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपको आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, उपरोक्त में से कितने युग्म जो है सही सुमिलित है? इनमें से कितना जो है सही सुमिलित है? ठीक है, ये बताना है आपको। तो पहला है कि राइनोलॉजी, ये खोपड़ी से मिलाया हुआ है, गलत है। फिर क्रेनियोलॉजी जो है ये यकृत का अध्ययन, ये भी गलत मिलाया हुआ है। एंडोक्राइनोलॉजी हार्मोन का अध्ययन, ये सही मिलाया हुआ है, तीसरा केवल। और ओडोंटोलॉजी आँख का अध्ययन, ये भी गलत मिलाया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसमें से केवल एक ही है जो सही है, यानी कि तीसरा केवल सही है। ठीक है, राइनोलॉजी आपका नाक एवं घ्राण अंगों का अध्ययन है। क्रेनियोलॉजी खोपड़ी का अध्ययन होता है, और एंडोक्राइनोलॉजी तो हार्मोन का अध्ययन हो गया, और ओडोंटोलॉजी से दांत का अध्ययन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीएच का पूरा नाम बताना है आपको। एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो ये फुल फॉर्म होता है एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से असत्य कथन को चुनना है। ठीक है, इसमें से आपको गलत कथन छांटना है दोस्तों। ठीक है, तो पहला कथन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल एवं राष्ट्रपति शासन के दौरान अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। गलत, यही कथन गलत है। फिर दूसरा कथन है आपका कि भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। सही है। तीसरा कथन है, अध्यादेश राष्ट्रपति तब जारी करता है जब केवल एक सदन सत्र में ना हो। यह भी गलत है दोस्तों। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि केवल 1 और 3 जो है गलत है आपका। ठीक है, बाकी दूसरा कथन आपका सही था। ठीक है, और अध्यादेश शक्ति का प्रयोग भारत जो है राष्ट्रपति जो है करता है। ठीक है, अनुच्छेद 123 के तहत कर सकता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? इसका आंसर बता देते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताइए? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 18, 20, 40, 42। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है? बताइए, पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है? तो होता है आपका क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 21 हो गया, 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सूची मिलान करना है। ठीक है, अस्थि का नाम है, अस्थियों की अवस्थिति है।
फीमर, फीमर जो है कहाँ मिलाएंगे इसको बताइए। तो फीमर का सबसे लंबी अस्थि से मिल जाएगा, सबसे लंबी हड्डी है फीमर, ठीक है। फिर है फिबुला, फिबुला जो है ये टखनों की हड्डी है, ठीक है। तो चौथा से मिल जाएगा टखनों की अस्थियाँ। अगला है कार्पस, तो कार्पस तो आप जानते हैं दोस्तों, ये आपका कलाई की अस्थि को कार्पस बोलते हैं। तो एक किससे मिल जाएगा, दूसरा से मिल गया। फिर आपका मेटाकार्पस जो है हथेली की अस्थियाँ है, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बंकिम चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन से कथन जो है सही है, इसमें से आपका सही कथन चुनना है कि तीनों में से कौन सा जो है सही है, ठीक है। तो पहला कथन है, यह गीत मूल रूप से उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से का हिस्सा था, सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कोलकाता अधिवेशन में से पहली बार गाया गया था, ये भी सही है। तीसरा, इस गीत का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम श्री अरविंदो ने किया था, ये भी सही है दोस्तों। और चौथा, इस गीत की रचना मूल रूप से हिंदी में किया गया था, गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, केवल 1, 2 और 3 जो है सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, ये आपका मैथ है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 8 आंसर आएगा, आप लोग बना लीजिएगा। अगला है, पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोम्यू डियाज उत्तर आशा अंतरिक्ष कब पहुंचा, बताइए। बार्थोलोम्यू डियाज जो है उत्तर आशा अंतरिक्ष कब पहुंचा, तो ये पहुंचा आपका 1488 ईस्वी में। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1488 ईस्वी में, ठीक है। अफ्रीका की पश्चिमी तट पर पहुंचा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको और उपयुक्त में से असत्य कथन चुनना है दोस्तों, ठीक है। असत्य कथन यानी कि गलत कथन आपको छांटना है। तो पहला कथन है, बिहार का पहला रामसर स्थल कांवरताल कांवर झील है, सही है। दूसरा है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी सही है। तीसरा है, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि ओडिशा में है, गलत है। तीसरा है, बिहार के नवीनतम आर्द्रभूमि गोकुल जलाशय बक्सर या उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में है, ये सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1, 2 और 4 सही है। तो आंसर सॉरी, इसमें से आपको असत्य छांटना है, तो गलत कौन सा है, केवल तीसरा जो है गलत है दोस्तों, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, केवल तीसरा है गलत, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सा जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका आंसर होगा प्लॉटर, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्लॉटर जो है आउटपुट है, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, जितना के अंत में जिस भी वर्ड के अंत में टर आ जाएगा तो वो आउटपुट होता है, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा जो है वो आउटपुट होता है। अगला है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, इसमें से आपका सत्य कथन कौन सा है छांटना है, ठीक है। तो पहला है, आर्य समाज की स्थापना 1874 ईस्वी में बम्बई में की गई थी, गलत कथन है, ठीक है। ये 1875 में किया गया था, ठीक है। दूसरा कथन है, दयानंद सरस्वती ने गो रक्षा समिति की स्थापना की, सही है, यही इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यही कथन जो है सत्य है। बाकी तीसरा कथन है, दयानंद सरस्वती ने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, गलत है, ठीक है। अगला है, 1885 में डॉक्टर एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, जो सही था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आपका 29वां प्रश्न है, राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बनी है, बताइए। राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बनी है, वो बनी है शर्ली बोचवे बनी है, ठीक है। शर्ली बोचवे, नाम याद रखना है, शर्ली बोचवे। अगला क्वेश्चन रीजनिंग है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा, 28 आएगा। इसमें आपको त्रिभुज गिनना है, ठीक है। नेक्स्ट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसकी इकाई है, बताइए। ये जो है किसका इकाई है दोस्तों, तो यह आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक यानी कि बरका जी का नियतांक है, ठीक है। और बरका जी का मान कितना होता है, 6.67 गुने 10⁻11 होता है, ठीक है। अगला है, निम्न में से गति का द्वितीय समीकरण कौन सा है, बताइए। इसमें से गति का दूसरा समीकरण जो है कौन सा है, तो है आपका एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। पहला समीकरण होता है भी बराबर यू प्लस ए टी, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण ये वाला हो गया, और तीसरा समीकरण होता है दोस्तों भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक आवश्यक तत्व नहीं है, बताइए। इसमें से कौन सा एक आवश्यक तत्व नहीं है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राजनीतिक दल जो है राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, ठीक है। अगला है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा शिवालिक बोलते हैं, हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है, बताइए। अभी जो है शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितना है, तो इसका आंसर होगा 9, ऑप्शन सी से हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। इसमें से सही कथन कौन सा है, तो पहला कथन है, सकल राष्ट्रीय उत्पादन से मूल्य ह्रास को घटाकर राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है, सही है। दूसरा कथन है, प्रति व्यक्ति या किसी देश के जीवन स्तर को प्रतिबिंबित करता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया, दोनों कथन सत्य है, ठीक है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो गया 37 नंबर, रीजनिंग है दोस्तों। तो इसका आंसर बता देते हैं आपको। इसका आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा 672। ठीक है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण नहीं होता है, बताइए इनमें से कौन सा रोग जो है कवक के कारण नहीं होता है। तो आंसर होगा कालाजार, ऑप्शन बी से हो जाएगा। कालाजार जो है प्रोटोजोआ जनित रोग है। ठीक है, याद रखना है। बाकी पे गंजापन, एथलीट फुट, अस्थमा, ये सभी कवक से होता है। और खाज भी होता है जो कवक से होता है। ठीक है। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कालाजार, मलेरिया, निंद्रा रोग, पेचिस, ये सभी जो है प्रोटोजोआ से होता है। और ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या है, मैथ है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए आ जाएगा 29 आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया, बताइए। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो है ये किसने दिया है दोस्तों, तो ये दिया है आपके कार्ल मार्क्स ने। याद रखिएगा कार्ल मार्क्स ने दिया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग है, इसका आंसर भी बता देते हैं हम लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला बढ़ते हैं आगे। विद्युत चुंबकीय तरंग और खोजकर्ता को मिलान करना है आपको। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं। पहला पराबैंगनी किरण की खोज कौन किया है, तो इसका रीटर ने खोज किया था पराबैंगनी किरण के, तो दूसरा से मिल गया। फिर है औरत किरण की खोज, तो इसका खोज हर्शल ने किया था। ठीक है। फिर है लघु रेडियो तरंग की खोज कौन किया है, तो हेनरिक हटर्ज ने किया है। और दीर्घ रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने किया। ठीक है, याद रखिए। इसका आंसर कौन सा हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। और हो गया गामा किरण की खोज पॉल बिलार्ड ने किया है। एक्स किरण के रोंटजन ने किया है। दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन ने किया है। ठीक है, ये सब याद रखिए। और गामा किरण का नामकरण पूछ देगा तो रदरफोर्ड ने किया है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि, क्या आशय है, ऐसा है कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश, इसी को बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगला है रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी जो निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ी थी, बताइए। रोजा पार्क्स जो है किस आंदोलन से जुड़ी थी, तो ये जुड़ी थी आपके नागरिक अधिकार आंदोलन से। आंसर हो गया ऑप्शन बी, नागरिक अधिकार आंदोलन। ठीक है, ये जब 1964 में हुआ है। ठीक है, याद रखिए 1964 में। अगला है सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई, तो बताइए कितना कम हुआ है दोस्तों, तो ये हुआ 7,000 किलोमीटर कम हो गया। आंसर होगा 7,000 किलोमीटर। याद रखिएगा स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु बताइए, या पूछ दिया ऐसे ही, इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट में। ठीक है। नेक्स्ट आपका 46 नंबर देखते हैं। 46 नंबर तो आपका दोस्तों मैथ है, बना लीजिएगा आप लोग इसको। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है। अगला है कथन कारण वाला क्वेश्चन है 47 नंबर। ठीक है। पहला कथन दिया हुआ है कि सभी लोकतांत्रिक देशों के पास अपना लिखित संविधान होना अनिवार्य है, नहीं, ये गलत है। कारण दिया है कि संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा एवं सपनों अनुसार रच सकते हैं, तो ये सही है। इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला गलत है लेकिन दूसरा जो है आर जो है सही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार कर लेते हैं क्या बोल रहा है। तो पहला कथन है और इसमें से सही चुनना है। ठीक है, कथन सही चुनना है। पहला कथन है बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, सही है। ठीक है, पहला कथन सही है। दूसरा है कंबोज जनपद श्रेष्ठ हाथियों के लिए विख्यात है, गलत है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, पहला केवल एक कथन ही है जो सत्य है। ठीक है। 16 महाजनपदों का उदय जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा 6ठी शताब्दी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा, बताइए कौन सा कार्य नहीं होगा, तो होगा भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। ठीक है, आंसर होगा भोजन का ऑक्सीकरण। अगला है विटामिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें से चुनना है कि कौन सा कथन जो है सही नहीं है दोस्तों। ठीक है। तो पहला कथन है विटामिन अकार्बनिक यौगिक होते हैं, गलत है। दूसरा कथन है विटामिन B3 कमी से पेलाग्रा रोग होता है, सही है। तीसरा कथन है विटामिन के का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है, गलत है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया, केवल 1 और 3 जो है सही नहीं है। ठीक है। विटामिन की खोज जो है फंक ने 1912 में किया था, याद रखिएगा। ठीक है। और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है दोस्तों। ठीक है। और विटामिन जो है कार्बनिक होता है, अकार्बनिक नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन बेरोजगारी एवं वास्तविक जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है, तो बेरोजगारी और जीडीपी के मध्य कौन संबंध दर्शाता है, तो दर्शाता है आपका लाफर वक्र, याद रखना है लाफर वक्र हो जाएगा। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 52वां प्रश्न क्या है, सॉरी दोस्तों इसका आंसर लाफर वक्र गलत है। इसका आंसर वोकून का नियम जाएगा। सॉरी निम्नलिखित में से कौन बेरोजगारी एवं वास्तविक जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है, तो आंसर जाएगा वोकून का नियम। ठीक है, वोकून का नियम। लाफर वक्र एक ऐसा आर्थिक सिद्धांत है जो कर की दर और राजस्व प्राप्ति के बीच संबंध स्थापित करता है। ठीक है, लाफर वक्र जो है ये
कर की दर और राजस्व प्राप्ति के बीच संबंध है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका आंसर ओकुन का नियम है, ठीक है। फिलिप्स वक्र आपको पूछता है तो फिलिप्स वक्र जो है बेरोजगारी की दर से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा, और मुद्रास्फीति से भी साथ में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आयोग दिया है और संबंधित विषय दिया है, इसमें चुनना है आपको कौन जो है सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो पहला है हंटर आयोग शिक्षा में सुधार, सही है। दूसरा है स्ट्रेची आयोग विश्वविद्यालय की स्थिति की जांच, गलत है। तीसरा है मौन कृषि सिंचाई व्यवस्था में सुधार, सही है। और चौथा है ली आयोग जो है लोक सेवा आयोग के गठन से की सिफारिश किया था, सही है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो गया, जो गलत है, ठीक है। स्ट्रेची आयोग किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये जो है अकाल से संबंधित है, ठीक है, अकाल से बचाव के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है रीजनिंग है, तो इसके आंसर बता देते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्या है आपका? 54 नंबर क्वेश्चन, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है दोस्तों? बताइए इसके आंसर। तो जो है हंगरी बन गया। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, हंगरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका मैथ रीजनिंग है, तो इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर 396 रहेगा, ठीक है। अगला गीत गोविंद के लेखक जयदेव है, ये किन के दरबार में रहते थे? बताइए। गीत गोविंद के लेखक जो है जयदेव, ये किन के दरबार में रहते थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। आंसर हो गया ऑप्शन है लक्ष्मण सेन, ठीक है। निम्न में से कौन असत्य सुमिलित है? नाभिकीय ऊर्जा केंद्र और स्थान को देखना है, इससे कौन जो है गलत सुमिलित है दोस्तों, ठीक है। तो पहला है रावत भट्टा राजस्थान, सही सुमिलित है। दूसरा है कुडनकुलम कर्नाटक, ये गलत है, ठीक है। कुडनकुलम तमिलनाडु में है, ठीक है, कर्नाटक में नहीं है, तमिलनाडु में है। आपका है कायगा कर्नाटक, सही है। नरोड़ा उत्तर प्रदेश, सही है। और आपका पूछता है काकरापारा गुजरात में है, ठीक है। कलपक्का में पूछता है तमिलनाडु में है, ठीक है, याद रखिएगा। तारापुर जो है भारत का पहला परमाणु संयंत्र है, तारापुर जो महाराष्ट्र में है, इसको भी याद रखना है। अगला है अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है अखिल भारतीय सेवाएं संसद के अधिनियम द्वारा बनाई जा सकती है, यही कथन जो है सही है, यानी कि पहला ही सही है, ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा। और संविधान का अनुच्छेद 312 संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव पर नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 312, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? बताइए इनमें से कौन जो है सही सुमिलित नहीं है? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के तपन कुमार डेका, नहीं दोस्तों, यही नहीं, ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के तपन कुमार डेका सही है, सॉरी, ये सही है दोस्तों। तपन कुमार डेका पहला मिलान सही है, ठीक है। दूसरा है प्रवर्तन निदेशालय, तो प्रवर्तन निदेशालय का परवीन सूद दिया है, ये गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन भी होगा, यही गलत है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी का प्रमुख कौन है? वो राहुल नवीन है, ठीक है, याद रखना है, राहुल नवीन। बाकी आपका विशेष सुरक्षा समूह आलोक शर्मा सही है। भारतीय नौसेना के दिनेश कुमार त्रिपाठी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है आपको। उपयुक्त कथनों में से कौन सा असत्य है, गलत कथन कौन है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो पहला कथन है बगलिहार बांध चिनाब नदी पर बनाया गया है, सही है। दूसरा है मैथन बांध मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, गलत है। तीसरा है पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है, सही है, ठीक है। मैथन बांध जो है झारखंड में स्थित है, याद रखिएगा, झारखंड में है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया, जो है दूसरा, केवल दूसरा गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अब देख लेते हैं सही चुनना है या गलत चुनना है आपको। तो सही कथन छटना है उसमें से, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला है कथन क्या है? पहला कथन है वर्ष 1793 में कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की, तो पहला कथन जो है सही है, ठीक है। दूसरा है महलवाड़ी व्यवस्था के जनक टॉमस मुनरो है, गलत है, दूसरा कथन गलत है। तीसरा रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भूभाग का 51% हिस्सा शामिल था, ये भी सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? 1 और 3 दोनों सही है, दूसरा कथन आपका गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 61 हो गया, 62 देखते हैं। 62 नंबर प्रश्न है कॉकेकस पर्वत के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है आपको। बताइए इसमें से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो पहला कथन है एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, यही कथन जो है दोस्तों गलत है। ये एशिया जो है, सॉरी, ये कॉकेकस पर्वत जो है एशिया और यूरोप को अलग करता है, ठीक है। बाकी आपका सही है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस है, सही है। माउंट एल्ब्रुस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, जो है गलत था। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र एवं राज्य दोनों के पास विवेकाधीन अनुदान की शक्ति है? बताइए ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 282 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 282। नेक्स्ट है मैथ है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा 11।
अगला है निम्नलिखित में से कश्मीर पर शासन करने वाले राजवंशों को आरोही क्रम में सजाना है। ठीक है, तो चलिए इसको सजाते हैं आरोही क्रम में। पहला आपका कौन सा वंश हो जाएगा? कारकोट वंश होगा। ठीक है, इसके बाद आपका उत्पल वंश होगा, उसके बाद जो है लोहार वंश आएगा। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक, करकोट वंश का स्थापना संस्थापक पूछ देता है तो दुर्लभ वर्धन जो है स्थापना कहते हैं करकोट वंश के। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सरल करें मैथ है आपका, तो इसका आंसर 1 आएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है? बताइए कूट के हिसाब से इसमें से कौन सा प्रक्रम जो है ऊष्माक्षेपी है? तो पहला है बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया, ये ऊष्माक्षेपी है। एक अम्ल का तनुकरण, ये भी ऊष्माक्षेपी है। जल का वाष्पीकरण, ये ऊष्माक्षेपी नहीं है। कपूर का अधोपातन, ये भी ऊष्माक्षेपी नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर हो गया, केवल 1 और 2 जो है ऊष्माक्षेपी है। अगला है जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके, ऐसे विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो बताइए, ये तो आसान क्वेश्चन है। तो ये जो है संतृप्त विलयन कहलाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संतृप्त विलयन। ठीक है, अगला है पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं आपके किससे? सितार से जुड़े हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, सितार से, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किससे नियुक्त किया जाता है? बताइए, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसको नियुक्त किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है आपके नव निर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर, निम्नलिखित में से किसे पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? बताइए, पक्षियों का महाद्वीप किसको बोलते हैं दोस्तों? दक्षिण अमेरिका को बोलते हैं। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी अमेरिका को। अगला है दो धनात्मक संख्या का मैथ है, तो इसके आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 144 आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है, बताना है आपको। ठीक है, तो पहला कथन है सुभाष चंद्र बोस ने इस अभियान की तुलना मुसोलिनी के रोम मार्च से की सही है। अगला है सी राजगोपालाचारी ने तिरी चिन्नापल्ली से वेदरायन तक नमक यात्रा की, ये भी सही है। टाइम मैगजीन ने 1930 में गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर के रूप में चुना था, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो गलत है। सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन की रचना जवाहरलाल नेहरू ने किया था, यही गलत है। ये कौन किया था? गांधी जी ने किया था। ठीक है, सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन का रचना गांधी जी ने किया था, कहाँ से? यरवदा जेल से, ये भी याद रखिएगा, यरवदा जेल से। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को की गई थी गांधी जी के द्वारा। ठीक है, अगला है विशिष्ट ऊष्माधारिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? बताइए, इसमें से कौन सा कथन गलत है आपको? तो पहला है खाना बनाने वाले बर्तन विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्च होती है, नहीं, यही कथन जो है गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन हो गया, यही कथन गलत है। बाकी तीनों का सही है। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता 42 जूल पर केजी पर केल्विन होता है, सही है। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्च होने के कारण वाहनों के रेडिएटर में इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है? बताइए, इनमें से कौन सा नृत्य जो है शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है, तो क्या क्या है? सत्रिय है, छऊ है, मणिपुरी है, मोहिनीअट्टम है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी दोस्तों। ठीक है, अभी तक बताइए कि टोटल कितना शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों इंडिया में? तो हो जाएगा टोटल 13, याद रखना है, टोटल 13 शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जो मूल अधिकार केवल भारतीय को प्राप्त है? ठीक है, तो बताइए कौन कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय को प्राप्त है? तो है 15, 16, 19, 29, 30। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, नेक्स्ट आपका मैथ है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका 14% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब आरबीआई द्वारा सीआरआर में वृद्धि की जाती है तो अर्थव्यवस्था में क्या होगा? बताइए, जब सीआरआर में वृद्धि होगा तो अर्थव्यवस्था में क्या होगा? तो पहला है कि तरलता बढ़ जाएगी, और दूसरा तरलता कम हो जाएगी, तीसरा मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी, और चौथा बी और सी दोनों। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों सही है। ठीक है, तरलता बढ़ जाएगी और मुद्रास्फीति जो है नियंत्रित होगी। ठीक है, नेक्स्ट है किसे मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है? बताइए, इनमें से किसको जो है मानसून वन के नाम से जानते हैं? तो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखते हैं 80वां प्रश्न। तो इसके बाद 80वां प्रश्न क्या है? बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं को परंपरागत प्रतीक से गलत तरीके से निम्न में से कौन सा विकल्प जोड़ता है? बताइए, इनमें से कौन सा विकल्प जो है गलत सम्मिलित है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो पहला क्या है आपका? पहला दिया है कि जन्म, कमल और शांत जन्म का प्रतीक, तो सही मिलाया हुआ है।
अगला है ज्ञान प्राप्ति पीपल वृक्ष, ये भी सही है दोस्तों। तीसरा निर्वाण स्तूप, सॉरी यही गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्वाण के लिए स्तूप नहीं है, निर्वाण के लिए पद चिन्ह है, ठीक है। अगला है गिरी त्याग का घोड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा जो गलत है, ठीक है। अगला है पहले 170 सम संख्या का औसत क्या होगा दोस्तों, तो उसका तो जानते हैं आप लोग, आंसर क्या हो जाएगा, मैथ है तो इसका आंसर 171 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनना है आपको, ठीक है। तो चलिए पहला कथन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के 1 के तहत संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, सही है। दूसरा है, राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की प्रशासकीय शक्ति रखता है, ये भी सही है दोस्तों, ठीक है। तीसरा है, राष्ट्रपति लोकसभा की बैठक बुला सकता है लेकिन सत्रासन नहीं कर सकता है, गलत है। चौथा है, प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन और प्रत्येक नए चुनाव के बाद राष्ट्रपति संसद को संबोधित करता है, सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया जो गलत है, ठीक है। राष्ट्रपति लोकसभा की बैठक बुला सकता है लेकिन सत्रासन नहीं कर सकता, ये गलत है, ठीक है। राष्ट्रपति संसद का सत्रासन भी कर सकता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सतत संपोषणीय विकास से क्या तात्पर्य है, बताइए। सतत संपोषणीय विकास से क्या तात्पर्य है दोस्तों, तो इससे तात्पर्य है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर विकास कार्य करना है। तो आंसर का ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 84 नंबर प्रश्न क्या है, किसने कहा मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है। ये शब्द जो है ये किसने बोला है बताइए, तो ये आपके बोला है माल्थस ने, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, माल्थस ने बोला है कि मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी के कारण स्वयं है, ठीक है। अगला निम्नलिखित में निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है, बताना है सबसे ज्यादा और सबसे कम वाला अभिक्रियाशीलता वाला कौन सा है इसमें से। तो सबसे ज्यादा होता है पोटेशियम में, उसके और सबसे कम किस में हो जाएगा, गोल्ड में, सॉरी इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पोटेशियम और गोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है, एक जलीय विलयन एक्स है जिसका पीएच 2.6 है, यह दर्शाता है कि विलयन क्या है। तो पीएच जब 2.6 है दोस्तों, तो बताइए विलयन क्या हो जाएगा, तो आपका अम्लीय प्रकृति का होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रबल अम्लीय प्रकृति का है, ठीक है। 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है, और केवल 7 रहेगा पीएच मान तो उदासीन प्रकृति का होगा, याद रखिएगा। अगला है मिलान करने वाला है, राज्य और चित्रकला मिलाना है, ठीक है। तो चलिए इसको मिलाते हैं, राज्य और चित्रकला को। तो पहला क्या है आपका, तमिलनाडु से कौन सा चित्रकला संबंधित है, तो ये आपका कोल्लम जो है तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है। आंध्र प्रदेश से कौन संबंधित है, मुगुल्लू जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है, और मिथिला बिहार से संबंधित है, और एपन जो है उत्तराखंड से संबंधित है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तन कर स्वराज सभा रख लिया, बताइए। किसने नाम परिवर्तन करके स्वराज सभा रखा है, तो रखा आपका ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग। कब किया है ये पूछ देगा, तो 1920 में। अगला फिर मिलान करने वाला है, नदी और उद्गम स्थल मिलाना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी मिलाते हैं दोस्तों। पहला क्या है आपका अमू दरिया नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ मिलेगा, किससे, तो आपके मिल जाएगा तीसरा से, पामीर पर्वत से, ठीक है। पहला अमू दरिया नदी जो है कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो ये पामीर के पर्वत से निकलता है। तीसरा से मिल गया येलो रिवर नदी, ये कहाँ से निकलता है, बताइए दोस्तों, ये किससे मिलेगा, येलो रिवर नदी जो है कुन्लुल पर्वत से निकलता है, तो दूसरा से मिल गया। तीसरा है मेकोंग नदी, तो ये आपका तिब्बत के पठार से निकलता है, ध्यान रखिएगा। अगला है ऑरेंज नदी जो है कहाँ से निकलता है दोस्तों, ये ड्रैंकेसबर्ग पर्वत से निकलता है, तो पहला से मिला दिए, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और नील नदी पूछ देगा तो ये कहाँ से निकलता है, तो श्वेत नील या ब्लू नील के मिलने से होता है नील नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी चेमयुंगडुंग हिमनद से निकलता है, और नाइजर नदी गिनी उच्च भूमि से निकलता है, ये सभी को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का एक गुणात्मक उपकरण नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सा जो है मौद्रिक नीति का एक गुणात्मक उपकरण नहीं है, तो आंसर जाएगा चल निधि तरलता समायोजन सुविधा, आंसर ऑप्शन डी जाएगा, ठीक है। 91 नंबर प्रश्न तो आपका मैथ है, तो इसका आंसर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 50 के पावर -39, ठीक है। नेक्स्ट एक फिर मिलाने वाला है, ठीक है, अनुच्छेद मिलाना है आपको, तो चलिए इसको मिलाते हैं। अनुच्छेद दोस्तों हर एक एग्जाम में पूछता है, तो ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 110 में क्या है, तो आप लोग जन्म करते हैं, इसमें धन विधेयक से संबंधित है अनुच्छेद 110, ठीक है। तो ये मिल जाएगा तीसरा से। उसके बाद अनुच्छेद 112, ये भी जानते हैं कि वार्षिक वित्तीय विवरण है। अनुच्छेद 114 नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, ये है आपका विनियोग विधेयक से संबंधित है, ये दूसरा से हो जाएगा विनियोग विधेयक, ठीक है। और अनुच्छेद 116 जो है लेखा अनुदान से संबंधित है, याद रखिएगा ये सब को। आगे बढ़ते हैं, इसके आंसर जान लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट मिलान करना है चक्रवात और नामकरण देश मिलाना है, ठीक है।
तो बताइए फिंगर चक्रवात जो आया था उसका नामकरण कौन किया था? तो उसका नामकरण सऊदी अरब किया है, ठीक है, और प्रभावित हुआ था तमिलनाडु। अगला है क्रैथॉन, तो इसका नामकरण जो है थाईलैंड ने किया है, तो इसका तीसरा से मिल गया। फिर है आपका असना, तो असना का नामकरण पाकिस्तान किया है दोस्तों, ठीक है, तो दूसरा से मिला दिए। और रेमल का नामकरण तो ओमान के हम लोग जन्म करते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। तो ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 94 नंबर प्रश्न है, शेख सरफुद्दीन अहमद याहिया मनेरी का संबंध किस सूफी सिलसिले से है? तो इनका संबंध जो है ये फिरदौसी सिलसिला से संबंधित है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला मैथ है दोस्तों, तो इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 42 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 96 नंबर प्रश्न मिलान करना है, तो चलिए इसको भी मिलाते हैं। पहला FeSO4 इंटू 7H2O, ये किससे मिल जाएगा दोस्तों? तो आपका मिलेगा मोहर लवण बनाना, इसे जो है मोहर लवण में उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला Na2CO3 इंटू 10H2 का उपयोग कहाँ करते हैं दोस्तों? इसके कांच निर्माण में होता है इसका उपयोग, ठीक है। अगला है CuSO4 इंटू 5H2O, इसका उपयोग कहाँ होता है? कवक नाशी के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। अगला है ZnSO4 इंटू 7H2O, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? कपड़ा उद्योग में करते हैं। और आपका BaCl2 इंटू 2H2 का उपयोग प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 97 प्रश्न है, निम्न में से हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा पूरा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटों का साक्ष्य मिले हैं? बताइए कहां से वक्राकार ईंटा मिला है दोस्तों? तो आपका चनहुद्रो से मिला है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चनहुद्रो, ठीक है। चनहुद्रो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है और चनहुद्रो का खोज 1934 में एन गोपाल मजुमदार ने किया था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ उत्खनन कौन किया था? अर्नेस्ट मैके ने इसका उत्खनन किया है। अगला है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 धाम में कौन सा धाम भगवान शिव को समर्पित है? बताइए चारों धाम में से कौन सा धाम जो है भगवान शिव को समर्पित है दोस्तों? तो आपका रामेश्वरम जो है भगवान शिव को समर्पित है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी रामेश्वरम, ठीक है। द्वारका पश्चिम में है, भगवान विष्णु को समर्पित है। बद्रीनाथ जो है उत्तर में है, भगवान विष्णु को ही समर्पित है, ज्योतिर्मठ है वहाँ पे। अगला है आपका पुरी में कौन सा है? ये जो है भगवान जगन्नाथ यानी विष्णु को समर्पित है, ठीक है। और द्वारका में शारदा मठ स्थित है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। HRA के कानपुर सम्मेलन में, बताइए HRA के कानपुर सम्मेलन में इनमें से किस युवा क्रांतिकारी ने भाग नहीं लिया था? बताइए इनमें से कौन जो है भाग नहीं लिया था? तो आपका जवाहरलाल नेहरू जो उसमें भाग नहीं लिए थे, ठीक है, आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 100 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा युग्म जो है सही सुमिलित है? बताइए इनमें से कौन सा युग्म जो है सही सुमिलित है? पहला है साइकस सागोपाम, इसका उपनाम है, सही है। दूसरा है आपका नीलहरित का उपनाम साइनोबैक्टीरिया, ये भी सही है। और टेरिडोफाइटा जीवित जीवाश्म, ये गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2 जो है सही है, ठीक है। जीवित जीवाश्म किसको बोलते हैं? साइकस को बोलते हैं, याद रखिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पर नए हैं दोस्तों और यहाँ तक देख ही लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।